नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के स्टूडियो इंडिया आजकल से सुनील कुमार। बातचीत के सिलसिले में हम एक बड़ी दिलचस्प शख्सियत के साथ यहाँ मौजूद हैं। कुछ लोग एवरेस्ट जाकर आते हैं, उसके बाद हम उनसे बात कर पाते हैं। कुछ लोगों के एवरेस्ट जाने के पहले उनसे बात करना चाहते हैं कि देखें उनकी तैयारी कैसी है। बिलासपुर की एक युवती हमारे साथ हैं, निशु सिंह। वो पिछले 4 बरस से लगातार पर्वतारोहण के काम में लगी हुई हैं। इसके साथ साथ वो साइकिल पर भी बड़ा लंबा एक टूर करके अभी लौटी हैं, बड़ा लंबा, शायद 5000 किलोमीटर, 50 दिन 53 दिन ऐसा कुछ उन्होंने सड़क पर सफ़र किया। ऐसे लंबे सफ़र के बाद वो आई हैं। अब वो माउंट एवरेस्ट जाने की तैयारी कर रही हैं। इसके लिए उन्होंने फंड्स इकट्ठा करना शुरू किए, क्योंकि काफ़ी खर्चीला काम रहता है, 30 लाख रुपए करीब लगता है। लेकिन इसके पहले अपना दमखम साबित करने के लिए, अपने आप को तौलने के लिए, वो अफ्रीकी उपमहाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है, नाम मुझको देखना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल है, माउंट किलिमंजारो, ये अफ्रीकी उपमहाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, वहाँ वो जाकर आ चुकी हैं। अभी अभी मेरी उनसे जब बात हुई हफ्ते भर पहले, तो वो लद्दाख में 2 पहाड़ियों पर पर्वतारोहण के लिए गई हुई थी। वहाँ से वो लौट के आई हैं और हमारे स्टूडियो में बात करने के लिए पहुँची है। यहाँ पर हम उनके अभी तक के अभियान के कई फोटोग्राफ, कई वीडियो आपको दिखाएंगे। जय जय हिंद। मैं निशु सिंह। आज मैं लद्दाख के दोजंगो पीक पे हूँ, जिसकी हाइट 6218 मीटर है, और मैं आज यहाँ पे नशा मुक्त भारत का संदेश दे रही हूँ। तो कृपया करके मेरे इस संदेश को हर जगह फैलाएं, ताकि हमारा भारत नशा मुक्त भारत हो सके। निशु, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सर। क्या हाल है आपके? कैसा मिजाज है? अभी पहाड़ पर चढ़कर लौटी हैं? यस सर, अभी आए हैं। थकान उतर गई, नहीं उतरी? नॉर्मल। ऐसा? यस सर। उसके ठीक पहले आप साइकिल पर एक लंबा टूर करके आई हैं। जी सर, जब मैंने 2024 में एवरेस्ट जाने का वो डिसीज़न लिया था, तो अपने आप को थोड़ा सा फिट करने के लिए, और मैं कितना चला सकती हूँ मैं करने के लिए, और मैं एक मैसेज लेके भी निकली थी कि नशा मुक्त भारत, क्योंकि मैं एक माउंटेनर हूँ। जब हम लोग माउंटेन पे जाते तो मैंने खुद देखा है कि फ्रेश एयर मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और आजकल की युवा नशे में इतनी ज़्यादा हो गई है कि कितनी मौतें हो जाती हैं युवाओं की। तो इसलिए मैं वो नशा मुक्त भारत का एक बैनर लेके ऑल इंडिया साइकिलिंग कर रही थी। अच्छा। कितने लोग गए थे आप लोग इस पे? हम लोग तो 4-5 लोग थे, पर छत्तीसगढ़ आते आते हम लोग 2 ही लोग रुके, क्योंकि बाकी लोगों ने गिव अप करके वो लोग बैक हो गए थे। वो पूरा नहीं कर पाए? जी, पूरा नहीं किया। कहीं जवाब नहीं देता है, कहीं किसी की तबीयत साथ नहीं देती जी। है। और वेदर भी ठीक नहीं था जिस समय हम लोग कर रहे थे। उस समय बहुत ज़्यादा मानसून, मतलब बारिश हो रहा था, उसके कारण वो लोगों ने गिव अप कर दिया था। मुझको ध्यान है, बहुत साल पहले मैं अमेरिका गया था। वहाँ भारत के जो लोग बसे हुए हैं, जी सर। उन्होंने दांडी मार्च 2 ऑर्गेनाइज किया था। जी। जो गांधी 1930 में दांडी मार्च चले थे, 240 मील था शायद। यस सर। हाँ। तो गांधी 25 दिनों में चले थे। तो उसको रिप्लिकेट किया था अमेरिका में भारतवंशी लोगों ने। जी। तो यहाँ 15 दिनों में उन्होंने किया था 240 मील। तो मैं भी उसमें शामिल होने यहाँ से गया था।
ओके। फोटोग्राफी करने के लिए कि मुझको अमेरिका में पैदल चलते हुए 15 दिन फोटोग्राफी करने मिलेगी, मुझको शौक था, तो गया था मैं। तो हम लोग 28-29 किलोमीटर रोज पैदल चलते थे। जी। हमने 15 दिन में 240 मील पूरा किया। जैसा आपने बतलाया ना कि आप लोग 2 लोग रह गए पूरा होने तक, कितना 5000 किलोमीटर जी, अभी करीब? 5000 5000 किलोमीटर किलोमीटर। तो वो 240 मील में सैकड़ों लोग चले हमारे साथ, जी। लेकिन जिन्होंने आखिरी में जाके पूरा किया उसमें कुल 5 लोग बचे थे। जी। तो मैं उन 5 में से एक था ओके। जिसने 240 मील पैदल सफ़र किया था। और मैं बाकी लोगों के मुकाबले 12 किलो की कैमरा किट से और लदे रहता था। तो मेरे लिए और मुश्किल था, बाकी लोग खाली हाथ चलते थे, मैं कैमरा किट लेके चलता था जिसमें 2 कैमरे, बहुत सारे लेंस, ऐसा 12 किलो वजन ढोकर चलता था। तो वहाँ भी ज़्यादा लोग पूरा नहीं कर पाए थे। जी। जैसा आपके साथ के कुछ हाँ लोग जी। बीच बीच में ड्रॉप हो गए। मुझको भी कई बार लगता था कि मैं छोड़ दूँ, नहीं कर पाऊँगा पूरा, बहुत तकलीफ है। एकदम बर्फ़ जैसा पानी बरसता था, पैर हाँ में जी। फफोले पड़ गए थे, ख़राब हालत थी, लगता था कि और बीमार पड़ जाऊँगा यहाँ परदेश में। लेकिन खींच तान के फिर कर लिया कि मैं घर लौटकर क्या मुंह दिखाऊंगा, जहाँ हाँ मैं सर, वही है। हाँ। जहाँ बोल के निकला हूँ कि मैं 240 मील चलने जा रहा हूँ दांडी मार्च करने के हाँ लिए। जी। तो मुझको लगा गांधी का रास्ता तो थोड़ा मुश्किल का होगा ही, बहुत आसान तो होना भी नहीं चाहिए। तो ऐसा करके मैंने 240 मील कर लिया था पूरा। जी सर, मतलब रास्ते में आती है रुकावट, पर अगर जब हम लोग एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जो हमारी मंजिल है, उसके बाद वो सुकून अलग रहता है कि अगर बाई चांस हम लोग अगर गिव अप कर लेना, बाद में वही पछतावा होता है। हाँ, मुझको कि भी लगता था यही। क्यों गिव अप किया हमने, क्यों गिव अप किया। मैंने आखिर में तो आधा होने के बाद तो मैं हर दिन एक दिन तय करता था, आज एक दिन और चलता हूँ, कल नहीं चल सकूंगा, कल छोड़ दूंगा। तो एक एक दिन करके मैंने खींचा था उसको। यस सर। और वहाँ के सैकड़ों लोग थे अमेरिका के साथ में, लेकिन कुल 5 लोगों ने पूरा किया था, उसमें से मैं एक था। जी। तो ये मैं समझ सकता हूँ, ये जो लोग बीच बीच में रुके हैं, जी। तो बहुत आसान नहीं रहता है, कड़ा सफ़र लंबा। क्योंकि बारिश भी, और राजस्थान से जब हम लोग क्रॉस हो रहे थे तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है राजस्थान में। और मतलब ऐसा है कि मेन हाईवे से हम लोग चल रहे थे, तो ना हमें कहीं पेड़ मिल रहा था, कोई शेल्टर तक नहीं मिल रहा था कि हम लोग कुछ देर के लिए रुक जाएं। तो वैसे गर्मी में लोग, आप जो बता रही हैं उससे एक बात और समझ में आती है कि सड़क किनारे पेड़ नहीं है, ये ट्रक और कार वालों के लिए तो उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो तो तेजी से निकल सकते हैं। जी। कारें एयर कंडीशनड हैं, जी। तो वो निकल जाएंगी। जी। लेकिन जानवर चल रहे हैं, इंसान हैं, साइकिल वाले हैं। हाँ, मतलब वो भी, और ये भी है कि जैसे जानवर है, कुछ ऐसा तालाब या कुछ ऐसा पानी का स्रोत भी नहीं है कि कोई जानवर को पानी मिल जाए या कोई इंसान ही पानी ले ले। यानी पेड़ कितने जरूरी हैं, तालाब कितने जरूरी हैं, ये आपने देखा हमने। हाँ, मतलब मैं पूरा अभी तो मतलब पूरा व दक्षिण किया, जितना भी देखा, तो गुजरात और ये राजस्थान जो होके हम लोग आए, यहाँ पे मैंने वही देखा है कि बहुत ज़रूरी है हम लोगों को पेड़। सबसे पहले तो राजस्थान में सही में बहुत ज़रूरी है पेड़ लगाना, वो भी हाईवे के बगल में, क्योंकि कितने लोग वहाँ से चलते हैं। आप, हालांकि मैं पहाड़ के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन साइकिलिंग से आप अभी अभी लौटी हैं। जी। तो मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि रोज कितने किलोमीटर आप लोग एवरेज चला लेते थे साइकिल? सर वो तो हम लोग डिपेंड होता था मानसून को लेके, पर ऐसे अगर एक एवरेज करूँ तो 80-90 किलोमीटर हम लोग पर डे चला लेते थे। हाँ। और बाई चांस अगर जैसे बारिश हो गई या कुछ, तो हम लोगों को स्टॉप करना पड़ जाता था। और अगर जैसे सिटी नहीं है तो भी रात को हम लोग जल्दी स्टॉप कर लेते थे। जहाँ हम लोग 24 घंटे वाला जो पेट्रोल पंप रहता है, हम लोग वहाँ स्टे करते थे अपना टेंट लगा के। तो जहाँ हमको मिलता था, बैग और टेंट लेकर यस, हम लोग टेंट और स्लीपिंग बैग, अपना कुकिंग का सामान सब हम लोग अपना लेके चल रहे थे। एवरेज कितना सामान ढोना पड़ता था सबको? हम लोग 25 से 30 था हमारे पास। 25 साइकिल पे ही बांध लेते थे उसको, कोई कंधे पे पीठ पे नहीं रखना? नहीं, हमने साइकिल पे ही बांधा। साइकिल पे ही बांधने का रहता है। ठीक, अब ये मुझको बताइए, एवरेस्ट का आपने जो सोचा है उसके लिए आपकी तैयारी क्या क्या हुई? माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग की है आपने? मैंने पहले तो मैं 2019 में मैंने ये चालू किया था माउंटेनिंग, फिर उसके बाद तो कोविड आ गया तो वो गैप हो गया था।
फिर उसके बाद जब मैंने ये किलिमंजारो किया, उसके बाद बहुत सारे माउंटेन मैंने सबमिट किया, तो मेरे को सर है जो मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मेरे को माउंटेनिंग का ट्रेनिंग दिया है, मतलब माउंटेनिंग जो हम लोगों का जो एकेडमी है, उन्होंने तो मेरे को ट्रेनिंग दिया है। उससे पहले मेरे एक सर है जो मैं उनको गुरु मानती हूँ, उन्होंने मेरे को माउंटेनिंग फील्ड में लाया है जिन्होंने। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप एक जाके नेहरू इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे जाके आप इस चीज़ का शिक्षा ले लो, क्योंकि वो लोग वहाँ पे आर्मी वाले जो ट्रेनिंग देते हैं ना, वो लोग ट्रेनिंग देते हैं, तो वो प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं कि माउंटेनिंग में आपको सरवाइव कैसे करना है, कैसे चढ़ना है, सारी आइस में कैसे रहना है, मतलब वो पूरा ट्रेनिंग देते हैं। तो फिर मैंने एडवांस कोर्स किया, बेसिक कोर्स किया। बेसिक कोर्स मैंने मनाली से किया था अभी मार्च से। अच्छा। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट है, और एडवांस मैंने नेहरू इंस्टीट्यूट से किया। अच्छा, यानी एवरेस्ट पे जाने का जो इरादा है आपका, उसके लिए आपकी ट्रेनिंग काफ़ी है। हाँ जी सर, मैंने ट्रेनिंग भी लिया है, और मैंने अपने आप को एक्सपीरियंस, ताकि मेरे को एक्सपीरियंस मिले माउंटेन के लिए, इसलिए मैंने 3-4 साल से कंटिन्यू माउंटेनिंग सबमिट किया है। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बस हाई लेवल वाला ही किया है, मैंने छोटे छोटे ट्रैक्स भी किए हैं, और कुछ माउंटेन हाइक भी है, 6000 प्लस भी है, 6000 मीटर 1000 मीटर मैंने किया भी है। मतलब बहुत सारे माउंटेन मैंने इसलिए किया ताकि मेरे को एक्सपीरियंस मिले माउंटेन का। इसमें बर्फ के कोई पहाड़ भी थे, क्योंकि एवरेस्ट जो है वो तो पूरा बर्फ से लगा हुआ, सब जीरो टेम्परेचर का रहता है। जी, तो हाँ, मैंने वैसे वाले माउंटेन्स भी किए हैं, क्योंकि अगर मेरी बॉडी एक्सेप्ट कर ले रही है उस माउंटेन को, तो मैं प्रिपेयर हो जाऊंगी कि मैं एवरेस्ट सबमिट कर सकती हूँ। हाँ। इसलिए मैं अपनी बॉडी को एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं हो रही है करके, इसलिए मैं बहुत सारे माउंटेन को सबमिट करने गई थी। तो अब आपके और एवरेस्ट के बीच में केवल वक्त की और कोशिश की बात है। ट्रेनिंग आपकी हो चुकी है, बॉडी एक्लेमेटाइज हो रही है, आपने कुछ हद तक देख लिया है दूसरी जगहों पर जाकर। खर्च कितना आएगा एवरेस्ट पर जाने सर, में? एवरेस्ट पे आने के लिए तो 30 लाख लग रहे हैं। हाँ। पर मेरे पास कुछ अमाउंट इकट्ठे हो गए हैं। हाँ। तो अब कुछ अमाउंट का ही है बस जो इकट्ठे करने हैं मेरे को, तो उसी के लिए बस रुका है। जैसे वो अमाउंट हो जाएगा तो मैं ये 2024 में एवरेस्ट सबमिट करूंगी। तो इसमें छत्तीसगढ़ सरकार से आपको मदद मिली है? जी, मेरे को छत्तीसगढ़ सरकार से 5 लाख की मदद मिली है। और आपने बताया जैसे आपके पिताजी सीआरपीएफ से रिटायर हुए हैं, तो सीआरपीएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशन कुछ करते हैं? हाँ, जो सीआरपी के जो डीआईजी हैं, हाँ। अभी तो उनका ट्रांसफर दिल्ली हो गया, पर अभी भी वो मेरे को सपोर्ट करते हैं। अच्छा। जैसे इक्विपमेंट्स हो गए, हाँ। जो माउंटेन पे लगते हैं इक्विपमेंट्स हो गए, या छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, वो मेरे को उसमें सपोर्ट करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है जी। तो इसमें हमने अभी उनको याशी जैन जो एवरेस्ट जाके आई हैं, रायगढ़ की रहने वाली जी, उनको भी इंटरव्यू किया था जी। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने क्राउड फंडिंग की थी जी। इंटरनेट पे कोई ऐसी 1-2 प्लेटफॉर्म्स हैं जी, जहाँ पर आप अपनी अपील डालो कि मेरा ये टारगेट है, इसके लिए मुझको इतना खर्च लग रहा है जी, तो आप मदद कीजिए। तो ऐसे कोई क्राउड फंडिंग के लिए भी आपने की है कोशिश? सर, मैंने अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पे अभी डाला है। हाँ। पर अब जैसे कि मेरा अब इसी के लग रही हूँ अब मैं स्पॉन्सर के लिए, तो अब मैं कुछ ऐसे ले रही हूँ जो लोग क्राउड फंडिंग से हेल्प करते हैं, तो मैं अब उनको भी अपना वीडियो भेजूंगी ताकि मेरे को कुछ हेल्प मिले। तो 2024 के किस महीने में होता है वहाँ जाना? सर, ये मार्च, अप्रैल और मई में ही सबमिट होता है, उसके बाद बहुत दूर नहीं है, अभी 6-8 महीने ही बाकी है। यस सर। तो कोई नेपाल गवर्नमेंट में आपको रजिस्ट्रेशन पहले कराना पड़ेगा? हाँ, यस सर, 2 महीने पहले उनको करवाना पड़ता है। और उनको पैसा भी देना पड़ता है? जी, उनको एडवांस जमा करना पड़ता है। कितना? मतलब जो मैं कंपनी हायर करूँगी, जो मेरे को लेके जाएंगे माउंट एवरेस्ट पे, जो मेरा पूरा वहाँ पर देखेंगे, उस कंपनी को मेरे को 50% देना पड़ता है। उस कंपनी को 50%? हाँ, वही उन्हीं को, हाँ उन्हीं को देंगे, वही गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं। जी, वो गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे, और वहाँ का जो पूरा रहने का और खाने का जो पोर्टर है, हेल्पर है, वो लोग सब उन्हीं की कंपनी के रहते हैं। ये मुझको एक बात बतलाइए कि माउंट एवरेस्ट जो लोग जाते हैं, वो क्या पहले कुछ हाइट तक जाकर 1-8 साल प्रैक्टिस करके आते हैं, कि वो पहली बार ही जाते हैं वहाँ? नहीं, माउंट एवरेस्ट तो
बहुत लोग ऐसे हैं जो माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप है जो हाँ वो करते हैं, पर अब क्या है वो जो बेस कैंप है ना वो टूरिस्ट प्लेस टाइप का हो गया है। हाँ। मतलब वहाँ पर कोई भी आम लोग भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई माउंटेनर ही जा रहा जी। है, कोई भी जा सकता है क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस हो गया। वहाँ पर आपको होटल की सुविधा, हाँ। नेट, सब कुछ हाँ, मिल रहा है। हाँ। पर जो हम लोग माउंटेनर हैं उनका सपना तो माउंट एवरेस्ट सबमिट तो करने वो का ही बेस रहता कैंप है। से ऊपर का रहता जी, है। वो बेस कैंप से ऊपर का रहता है। बेस कैंप 5000 के अराउंड है, उसके बाद जो है वो तो बेस एवरेस्ट। कैंप से जिसको समिट कहते हैं, जी। माउंट एवरेस्ट का टॉप जहाँ जी। लोग झंडा लेकर तस्वीर जी। खिंचवाते हैं, बेस कैंप से समिट ये कितने दिन का रहता है ये? से बहुत लोग अलग अलग दिन का करते हैं। किसी को अपना रिकॉर्ड करना हाँ। रिकॉर्ड बनाना होता है तो 6 दिन में, 5 दिन में ऐसे करते हैं। अच्छा। और जैसे नॉर्मली बस सबमिट करना है हाँ। तो कहते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि 3 या 4 कैंप लगता है तो एक एक दिन एक एक कैंप में करने बीच के में बाद रास्ते में जी, कैंप रहते हैं। जी। और अपने बॉडी वो लोग कुछ ना कुछ एक्सरसाइज और कुछ ना कुछ ट्रेनिंग देते रहते हैं, क्योंकि बॉडी हमारी धीरे धीरे एक्लिमेटाइज होती है, क्योंकि अचानक तुम उस हाइट में चले जाओगे हाँ। तो बॉडी एक्लिमेटाइज नहीं रहती। वहाँ लो जी। ऑक्सीजन रहता जी। है तो आपकी बॉडी लो ऑक्सीजन में सरवाइव सरवाइव करने के नहीं कर लायक रहना सकते। चाहिए। हाँ जी, इसीलिए वो लोग जो हम लोग जिसके थ्रू जाते हैं हाँ। वो लोग हमें बॉडी एक्लिमेटाइज करने के लिए छोटे छोटे जो माउंटेन्स रहते हाँ। हैं, मतलब वो पूरा घिरा हुआ है एवरेस्ट, हाँ। तो उसके बगल में जो छोटे छोटे माउंटेन रहते हाँ। हैं उसके ऊपर हमको लेके जाते हैं। फिर वहाँ देखते हैं हमारी बॉडी क्या हमको रिएक्ट कर रही है, हमारी बॉडी उसके हिसाब से वो लोग ये एवरेस्ट आपने लेके जाते हैं। एजेंसी को बुक किया उसके बाद ले जाते हैं वो लोग? जी, जब हम लोग एवरेस्ट सबमिट करने जाते हैं तो ऐसा? जी। मान लीजिए कोई फेल हो गए वहाँ पे, नहीं ठीक से सरवाइव कर पा हाँ, रहे तो हैं, उसको बैक कर देते हैं नीचे, वापस कर देते जी। हैं, तो वो फिर दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर सकते? दोबारा कर सकते हैं अगले साल फिर। अगले साल? हाँ, क्योंकि एक टाइम पीरियड रहता है ना, आप उसी टाइम में कर सकते हो। हाँ। उस टाइम पीरियड से अगर हमारा खत्म हो गया तो फिर नहीं जा सकते वहाँ। आपको अपने स्टेमिना का क्या लगता है कि बेस वहाँ जो बेस कैंप है जी। उससे आप कितने दिन में ऊपर सर, पहुँचेंगे? मैं कोई ऐसा सर- अंदाज है आपका? सर अभी मैं तो कहते एक टारगेट बना के रखी हूँ कि सबसे कम में करूँ, अच्छा। पर अब बॉडी पर है सर। अगर मेरी बॉडी अच्छे से एक्लिमेटाइज हो गई या मैंने ज़्यादा अच्छे से किया तो हो सकता है, पर मैं ऐसे श्योरली या कहीं पे ऐसे बोल के नहीं जा रही कि करूँगी, हाँ, पर ठीक मैं है। अपने तरफ से कोशिश करूँगी कि मैं कम टाइम पे करूँ। ऐसा? जी। ये जिस हाइट के कैंप रहते हैं, जी। बेस कैंप और समिट के बीच के, जी। उन हाइट पे आप कभी किसी दूसरी पहाड़ी पे गई जी, हैं? मैं उससे गई हूँ, उससे गई हैं? हाइट में भी गई हूँ मैं। ऐसा? जी। तो आपको थोड़ा अंदाज है कि जी। उतने ऑक्सीजन में कैसे रहते मतलब हैं? मेरे को मेरी बॉडी का पता है कि मैं इस जो हाइट पे मेरी बॉडी एक्सेप्ट कर चुकी है उतनी बॉडी। उसके बाद जो होगा उसके लिए मेरे को प्रिपेयर होना है। तो मेरा ये माइंड सेट रहता है कि हाँ, मुझे इस तक में तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगा, पर इसके बाद मेरे को प्रॉब्लम हो सकता है, तो मेरे को क्या अपनी बॉडी पर काम करना है, मेरे को कैसे चलना है, स्टार्टिंग से मेरे को अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, उस हिसाब से चलना है। आपका स्पोर्ट्स वगैरह क्या बैकग्राउंड रहा क्या, जी जिसकी सर। वजह से आपको इसमें दिलचस्पी रही? एक्चुअली मेरे फादर भी माउंटेन फील्ड में थे, क्योंकि वो ऐसा? सीआरपीएफ के हैं, तो सीआरपी से भी टीम जाती है एवरेस्ट और इधर जाती है। अच्छा। पर वो गए नहीं है अब हम बच्चों के कारण। हाँ। तो मेरे को इंटरेस्ट वैसे आ गया। वैसे मैं स्कूल और कॉलेज में नेशनल प्लेयर हूँ एथलेटिक्स में, अच्छा। थ्रोइंग इवेंट में। तो बचपन से ही स्पोर्ट्स में, क्योंकि अभी फादर नीरज- के थ्रू। अभी नीरज चोपड़ा का जी, इवेंट आपने देखा होगा? मैं खेलती थी, दिलचस्पी से। नेशनल प्लेयर हूँ मैं, जेवलिन, हैमर और डिस्कस और शॉटपुट में। तो ये एक ही प्लेयर ये चारों करते हैं क्या? हाँ सर, वो क्या कहते हैं एथलेटिक्स में 3 मतलब इवेंट ले सकते हैं। अच्छा। एक बंदा। अच्छा। जी, जैसे कोई 100 मीटर लेता है, 200 मीटर लेगा, रिले लेगा, इस टाइप का। एथलेटिक्स में 3 इवेंट लेते हैं। मैं कभी खेला नहीं हूँ, तो मुझको आप जैसे लोगों से ही जानकारी मिलती है खेल की। नहीं सर, नेशनल और कॉलेज में, स्कूल में हम लोग खेलते थे, ऐसा 3 इवेंट लेके खेलते हैं। अभी आपके आसपास के जो लोग हैं, जितनी पहाड़ियों पे आप जाके आई हैं, जैसे ये आपने बतलाया अफ्रीकी सब कॉन्टिनेंट की माउंट किलिमंजारो, जी। तो यहाँ जाने के लिए खर्च आपने कैसे जुटाया? पहले सर मैं ना 2-3 महीने से घूम रही थी कि मेरे को स्पॉन्सर कहीं से मिल जाए। हाँ। कुछ अमाउंट तो घर में था, पापा ने कर दिया था, पर कुछ बहुत सारा 2 लाख लग रहा था। तो उसके बाद एक मेरे सर हैं,
उन्होंने मेरे को एनटीपीसी के लिए बोला अच्छा। कि आप एक बार एनटीपीसी में जाके बात कीजिए। तो मैं वहाँ, वो जॉब करते हैं एनटीपीसी में, तो वो मैं वहाँ पर गई तो उन्होंने बोला ठीक है हम आपको कर देंगे करके। तो उन्होंने मेरे को 5 दिन के अंदर मेरे को स्पॉन्सर कर दिया अच्छा, था। बड़ी अच्छी बात है। सरकार में इतने रफ्तार से कुछ होता नहीं है जी, क्योंकि मेरे पास बहुत कम 10 ही दिन बचा था जाने के लिए। अच्छा। तो उसके बाद, और उस समय यहाँ पर कोविड भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि मैं 2021 में गई थी, तो उस समय छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन चल रहा था। तो और मेरे को कहीं से मिल नहीं रहा था मदद, क्योंकि लॉकडाउन में मैं कहीं निकल भी नहीं पा रही थी, पर वो एनटीपीसी ने फिर मेरी मदद कर दी थी। तो ये आप जो बतला रही हैं, इससे मुझको लगता है कि लॉकडाउन के 2 साल में एवरेस्ट भी अकेले रह गया होगा। जी सर, वहाँ पे गई थी बस एक, शायद 2021 में जिम की टीम गई थी। अच्छा जी, और 2021 में छत्तीसगढ़ की भी एक लड़की गई थी। अच्छा, लॉकडाउन के तुरंत बाद? हाँ, तुरंत के बाद गई थी। नैना धागड़ है जगदलपुर की, वो गई हाँ, थी। नाम वो मैंने- पहली लड़की है। नाम मैंने हाँ, सुना है उनका। जी। देखिए, मुलाकात भी होगी उनसे। तो मेरी पूरी शुभकामना है आपके साथ कि आपको पर्याप्त लोगों का सहयोग मिले, जी सर। जिससे आप वहाँ जाने की तैयारी कर सकें और आप बहुत अच्छे से एवरेस्ट जाकर आएं। जी ये सर। मेरी शुभकामना है। जी और सर। जब लौटेंगी आप, तो उसके बाद हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे यहाँ पे जी कि सर। आपका तजुर्बा कैसे रहा। तो मुझको उम्मीद है कि 2024 आपकी ज़िंदगी में एवरेस्ट समिट लेकर आए। बस सर, बस कुछ स्पॉन्सर का, ये मेरा तो तैयारी पूरा हो गया है और मेरे पास और 6 महीने हैं मेरे को अपने आप को तैयार करने के लिए। तो बस स्पॉन्सर हो जाएगा तो इस साल, अगले साल पक्का। मुझको ऐसा लगता है जो आपके इलाके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं अरुण साव जी, जी एमपीज के पास भी कुछ फंड रहता है। जी और अरुण साव प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष हैं जी और वो चाहें तो केंद्र सरकार को बोलकर वहाँ से कुछ ग्रांट सैंक्शन करवा सकते हैं। आप बिलासपुर में ही रहती हैं, जी तो आप उनसे भी एक बार मिल सकती हैं। मैं इस प्रोग्राम को देखने वाले लोगों से भी अपील करूंगा कि वो आपके इस अभियान में जुड़ें जी और सर। आपका साथ दें इसमें। जी सर। तो मेरी शुभकामना आपके साथ कि आप 2024 में एवरेस्ट पर जाकर लौटें जी और मेरी एवरेस्ट से लौटने वाली दूसरी लड़की से मुलाकात उस समय हो सके, जी सर, अगर उस पक्का। बीच किसी और यस से सर। नहीं होती है तो। जी सर। ठीक है, जी सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आपने सुना अभी निशु सिंह, उन्होंने कुछ पहाड़ियाँ जीती हैं और जो हर पर्वतारोही का सपना रहता है एवरेस्ट पर जाना, उसके सपने उन्होंने पाल रखे हैं। सपनों के लिए मेहनत भी कर रही हैं। 5000 किलोमीटर साइकिल चलाकर अभी आई हैं वो। छोटा नहीं होता है 5000 किलोमीटर साइकिल चलाना। मैं सुबह साइकिल चलाता हूँ तो 20 किलोमीटर चला पाता हूँ मैं, या 30 किलोमीटर चला पाता हूँ। 5000 किलोमीटर वो 53 दिनों में चला के आई हैं, 2 महीने के करीब में। टायर बदलने पड़ गए थे रास्ते में, इतना टायर घिस गया था। एवरेस्ट जाने के लिए वो तैयारी कर रही हैं। कई पहाड़ियों पर जाकर आ चुकी हैं, कई पहाड़ों पर। अफ्रीकी उपमहाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर वो झंडा फहरा के आ चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उनकी कुछ मदद की है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले लोगों में से ऐसे लोग रहेंगे। हम उनमें से कोई हमसे अगर संपर्क करेंगे तो हम निशु सिंह का फ़ोन नंबर उनको देंगे ताकि उनको सीधे वो कोई अपना योगदान भेज सकें। ये एक बड़ा बुलंद कारनामा रहेगा कि छत्तीसगढ़, जो कि एक पहाड़ी इलाका नहीं है, जो लोग हिमालयन रेंज में बसे हुए लोग हैं, उनके लिए पहाड़ ज़्यादा आसान रहता है। वो जी बचपन से पहाड़ देखते आए हैं, पहाड़ों पर चढ़ते आए हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ पहाड़ी नहीं है। यहाँ बमलेश्वरी मंदिर जो है वही सबसे ऊंचा पहाड़ है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, उनका हौसला अच्छा लगा होगा। आप उनको योगदान भेजें ना भेजें, अपने बच्चों को ये ज़रूर दिखाएं कि मॉल जाना, पिकनिक पे जाना, रील और सेल्फी बनाकर पोस्ट करना, उसके अलावा भी दुनिया है। थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन बड़ी कामयाबी मिलती है ऐसी दुनिया में। जितना वो पहाड़ों पर चढ़कर आई हैं, जितना वो साइकिल चलाकर आई हैं और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर जाने की वो
तैयारी कर रही हैं, मैं उसको अब सपना नहीं कहता, वो तैयारी है, 2024 में वो जाने को तैयार हैं। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग हिस्सेदारी इसमें निभाएं। मेरे आपके जैसे लोगों के लिए खुद तो माउंट एवरेस्ट पर जाना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन अगर कोई वहाँ जा रहे हैं तो हम अपनी हर तरह की शुभकामनाएं उनको दे सकते हैं, ऐसी शुभकामनाएं जो उनके काम भी आ सकें। हम फिर किसी इंटरव्यू को लेकर आपके बीच में आएंगे, तब तक के लिए मेरी तरफ से अलविदा। और हाँ, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, नीचे आप टिप्पणी करके निशु सिंह को अपनी शुभकामनाएं भी दे सकते हैं। आपको ये बातचीत कैसी लगी, उनका हौसला कैसे लगा, टिप्पणी ज़रूर लिखिएगा, उससे सबका हौसला बढ़ता है। और हाँ, अगर आप दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाइए, और अगर कार में चलते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए। किसी भी हादसे की हालत में यही दो चीज़ें आपकी जान बचाती हैं। निशु, आप साइकिल पे गई थी 5000 किलोमीटर, हेलमेट लगा कर जी, रखा था हेलमेट तुमने? लगाया था मैंने। मैं शहर के भीतर 20 किलोमीटर चलाता हूँ तो भी हेलमेट लगा कर जी रखता सर, हूँ। हेलमेट हमारी सेफ्टी है सर, मैं हेलमेट यूज़ करती हूँ। आप कैमरे की तरफ देखकर बोलिए लोगों को कि उनको कैसे हेलमेट लगाना चाहिए दोपहिया चलाते, साइकिल हो कि मोटरसाइकिल, स्कूटर हो, आप उधर देखकर बोलिए। जब भी हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो प्लीज़ अपनी सेफ्टी अपने पास ही रहती है। तो अगर हम लोग दोपहिया चला रहे हैं या साइकिलिंग भी कर रहे हैं तो आप अपना सेफ्टी लेके चलिए, हेलमेट लगाइए, क्योंकि वो हमारी सेफ्टी के लिए रहता है। अभी मैं जैसे हाईवे पे मैंने साइकिलिंग की है, अगर मैं नहीं करती तो मेरे साथ कुछ हो सकता था, पर मैं अपनी सेफ्टी लेके चलती हूँ। तो वैसे प्लीज़ अगर आप घर से निकल रहे हैं तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी लेके चलें, हेलमेट ज़रूर लगाइए। शुक्रिया, जी सर। फिर मिलते हैं।